अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर एंड आयन की अपटेक के लिहाज से बात की थी। आज हम लोग इसी लिहाज से एक प्रोसेस स्टडी करने वाले हैं जो कि प्लांट्स के अंदर अकर होता है। ठीक है, और जिसमें असल में होना क्या होता है उसमें हम लोगों ने ये देखना होता है कि प्लांट्स के अंदर जो वाटर है वो किस तरह से इवेपोरेट होता है इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि वाटर जो है वो प्लांट बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, यही देखा था ना। रूट्स से हमारे पास किस तरह जाता है, जाइलम की तरफ जाता है। ठीक है, पूरा प्रोसेस मतलब हम लोगों ने स्टडी किया था इस लिहाज से। अच्छा, तो आज हम लोग जो है वो ट्रांसपाइरेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। ये ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें वाटर ने क्या करना है, लॉस होना है, उसका लॉस होता है और वो प्लांट सरफेस से इवेपोरेट कर देता है इनटू द एनवायरनमेंट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपाइरेशन। ठीक है, ट्रांसपाइरेशन क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर ने क्या करना है, इवेपोरेट हो जाना है फ्रॉम द प्लांट सरफेस। इवेपोरेशन का तो ऑलरेडी आप लोग को आइडिया होगा कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि लिक्विड हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू द गैस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि लीफ सरफेस से हमारे पास वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है इनटू द एनवायरनमेंट। और वो किस तरह से होता है? बाय इवेपोरेशन प्रोसेस। वाटर वेपर्स में वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर। अच्छा, और ये लॉस की कौन कौन से हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं जहाँ से वाटर का लॉस होता है? इसमें 3 हमारे पास पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले आता है कि लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उसके ज़रिए हमारे पास ट्रांसपाइरेशन होती है। दूसरा आता है कि हमारे पास लीव्स एपिडर्मिस की जो क्यूटिकल होती है उधर से भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द एनवायरनमेंट वाटर। ऐसे ही है, क्यूटिकल का मतलब ही असल में एक लेयर होता है। ठीक है, तो लीफ एपिडर्मिस क्या है? ये एक लेयर होती है। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि जिधर से जो सबसे आउटर लेयर होती है लीफ की उसको लीफ एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, तो वहां से भी हमारे पास जो है वो ट्रांसपाइरेशन का प्रोसेस अकर हो सकता है। तीसरी हमारे पास कंडीशन आती है जहाँ से ट्रांसपाइरेशन का प्रोसेस होता है, उसमें हमारे पास कुछ स्पेशल ओपनिंग्स होती हैं जिसे हम लोग लेंटिसेल्स कहते हैं। ये कुछ प्लांट्स पे हमारे पास ये लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती है। ये लेंटिसेल्स असल में कुछ पोर्स होते हैं जो स्टेम्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये स्टेम्स से भी हमारे पास ट्रांसपाइरेशन का प्रोसेस अकर हो सकता है। अच्छा, अब ज्यादातर जो हमारे पास जो ट्रांसपाइरेशन का प्रोसेस होता है वो स्टोमेटा से होता है और इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन। अब स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन असल में होती कैसे है? इसमें ये होता है कि जो मीजोफिल सेल्स होते हैं लीफ के, अब मीजोफिल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि जो लीफ की जो आउटर सरफेस होती है उसको वो कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस होती है। इसी तरह जो आउटर लेयर होती है ना उसमें एपिडर्मल लेयर्स 2 होती हैं। ठीक है, और उनके दरमियान में मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये वहां पे इसलिए प्रेजेंट होते हैं कि इन्होंने क्या करना होता है, लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करना होता है ट्रांसपाइरेशन के प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे वाटर आएगा कैसे? अब पूरा प्रोसेस देखें। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि वाटर हमारे पास रूट से ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द जाइलम। वो किस तरह से होता है वो डिटेल से हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, अब जाइलम तक तो वाटर आ गया, अब आगे कैसे जाना है? इसलिए अब मीजोफिल सेल्स में इस तरह से जाना है कि सबसे पहले वाटर ने बाहर निकलना है जाइलम से और उसके बाद जो मीजोफिल सेल वॉल्स होती हैं उसके बाहर इन्होंने एक वाटर फिल्म बना देनी है। ठीक है, वाटर फिल्म बनाने के बाद इसने क्या करना है, वाटर ने इवेपोरेट होना है। वाटर की इवेपोरेशन जब होगी तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इनटू द लीफ एयर स्पेसेस, यानी कि जो लीफ के एयर स्पेसेस होंगे वहां पे जाके इवेपोरेट होगा। फिर जब वो वहां पे चला जाएगा उसके बाद वाटर वेपर्स ने क्या करना है
उन एयर स्पेसेस से डिफ्यूज हो जाना है इनटू द स्टोमेटा, और स्टोमेटा के बाद उसने क्या करना है, एनवायरनमेंट में, एयर में जो भी है एनवायरनमेंट में पास आउट हो जाना है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर क्या हो रहा है, कन्वर्ट होता है इनटू द वाटर वेपर्स और ट्रांसपोर्ट होता है इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई इतनी लॉजिक नहीं है। अच्छा, अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिहाज से अगर बात करें कि ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरह से अफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में, ये भी हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ओपनिंग एंड क्लोजिंग हम लोग स्टोमेटा की थोड़ी सी देख लेते हैं कि किस तरह से ओपनिंग होती है और किस तरह क्लोजिंग होती है। ठीक है, और इसका क्या रोल होता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में। अब ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टोमेटा होता है वो ओपन करता है ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, ज्यादातर प्लांट्स में, ये ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सारे प्लांट्स में डे टाइम में ही स्टोमेटा ओपन होगा। ठीक है, ज्यादातर जो प्लांट्स आते हैं उसका जो स्टोमेटा होता है वो डे टाइम में ओपन होता है और नाइट टाइम में उसने क्लोज होना होता है। ठीक है, और ये प्रोसेस जो ट्रांसपायरेशन का करते हैं वो किसके अंडर करते हैं, गार्ड सेल्स के अंडर करते हैं। हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 4 को थोड़ा सा रिकॉल करें, उसमें हम लोगों ने देखा था, डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाई थी कि स्टोमेटा के इर्द गिर्द गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, ये गार्ड सेल्स की वजह से होती है। अब गार्ड सेल्स के लिहाज से बात कर ले कि ये क्या चीज होती है। ये हमारे पास दो एंड्स मतलब दो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, अटैच हुए होते हैं एट ईच एंड। ठीक है, अब गार्ड सेल्स ने ओपन कब करना है स्टोमेटा को, जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर जाएगा, वो टर्जिड हो जाएंगे। टर्जिड का मतलब होता है कि वो स्वेल हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। ठीक है, और इनकी शेप जो होती है वो बीन्स की तरह होती है। तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, क्योंकि वो हार्ड हो गए हैं और वो ओपन हो जाएगा। नीचे मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नाइट टाइम में क्या होता है कि यही गार्ड सेल्स क्या करते हैं, यही वाला वाटर लूज कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसके बाद इसमें स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। स्टोमा कहते हैं, जो अंदर होल होता है उसी को स्टोमा कहते हैं, जो ओपन और क्लोज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल करें चैप्टर नंबर 4। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सोल्यूट की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी ओपनिंग और क्लोजिंग जो स्टोमेटा की होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन भी ओपनिंग क्लोजिंग को कंट्रोल करता है स्टोमेटा की। इस लिहाज से अगर देखें तो रीसेंट स्टडीज में ये आया है कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, लाइट की प्रेजेंस की बात हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में पोटेशियम आयंस की मूवमेंट होती है एपिडर्मल सेल से इनटू द गार्ड सेल्स। एपिडर्मल सेल्स कौन से हैं, वही वो जो लीफ में प्रेजेंट है, वो उनके अंदर से क्या होती है, पोटेशियम आयंस की ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है इनटू द गार्ड सेल्स, और ये लाइट की प्रेजेंस में है। अगर तो ये लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उससे क्या होता है कि गार्ड सेल्स क्या करेंगे, वो ज्यादा ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, पोटेशियम आयंस हमारे पास गार्ड सेल्स के अंदर जा रहे हैं तो वो ग्लूकोज ज्यादा बनाएगा और वो हाइपरटोनिक हो जाएंगे, क्योंकि अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, इसलिए वो क्या हो गए हैं, हाइपरटोनिक। और इसी वजह से क्या होगा कि वाटर उन्हीं के अंदर रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रिकॉल करें, उसमें ये था कि जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है पानी वहां जाता है। अब क्योंकि गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पानी क्या करेगा, अंदर ही रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है। सिमिलरली अगर तो रात का दिन है, अब क्या होगा, पोटेशियम आयंस क्या करेंगे, दोबारा से एपिडर्मल सेल्स में वापस चले जाएंगे। इससे क्या होगी, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन फॉल हो जाएगी।
अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई है, बाहर ज्यादा, तो पानी क्या करेगा, बाहर की तरफ मूव करेगा क्योंकि सोल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है। इसी वजह से क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये डायग्राम है, इसमें आप देखें कि सबसे पहले नाइट के लिहाज से बात हुई है, ये गार्ड सेल्स है, ठीक है, ये अंदर स्टोमा है, ये जो होल होता है ना जिसने ओपन और क्लोज होना होता है, यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हो गया क्योंकि अंदर से सारा वाटर निकल गया हुआ है। सिमिलरली डे टाइम में क्या हुआ है, इस तरह से ये स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल्स ओपन हो जाएंगे और स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कब ज्यादा हो सकता है और कब कम हो सकता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में। ट्रांसपायरेशन का जो रेट होता है वो कंट्रोल होता है बाय द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, यानी कि अगर तो ओपनिंग हो रही है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है, वहां पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, और अगर तो क्लोजिंग हो रही है तो वहां पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस कम होगा, ठीक है। और ये लाइट इन्फ्लुएंस के अंडर होगा, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लाइट होगी तो ऑब्वियसली ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द डिम एंड नो लाइट। अब फैक्टर्स कौन से आते हैं, मेन जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेम्परेचर। अगर तो हाई टेम्परेचर है तो उससे क्या होगा, अगर तो हवा में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ह्यूमिडिटी कम होती है एयर में। टेम्परेचर हाई होता है तो ह्यूमिडिटी कम होती है, तो इससे क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होती हैं उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये जो ट्रांसपायरेशन का रेट है ना वो हर मर्तबा डबल करता जाता है, जब भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर राइज करता जाएगा ट्रांसपायरेशन का रेट डबल होता जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। लेकिन एक बात अब यहाँ पे सुन लें, अगर तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया जिसमें 40 to 45 डिग्री हो गया, तो इस केस में क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और ट्रांसपायरेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इतना ज्यादा भी टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है एयर ह्यूमिडिटी। ये भी वही बात है कि अगर ड्राई एयर है तो वहां पे क्या होगा, वाटर की डिफ्यूजन ज्यादा जल्दी होगी मेसोफिल सेल्स में और वो एयर स्पेसेस में जाएंगे और बाहर चले जाएंगे, ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा होगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है एयर में तो उसमें क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस कम हो जाएगा, उसका रेट कम होगा, जिससे क्या होगा, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी कम होगा। नेक्स्ट आता है एयर मूवमेंट। विंड क्या करती है, वो इवेपोरेशन का प्रोसेस ज्यादा अच्छे तरीके से करती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मेसोफिल सरफेस से ज्यादा इवेपोरेशन रेट होता है, तो ट्रांसपायरेशन उस केस में ज्यादा होती है। और अगर तो एयर स्टिल है तो उसमें ट्रांसपायरेशन का रेट ऑब्वियसली रिड्यूस करेगा। फिर आता है हमारे पास लीफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज्यादा होगा, अगर कम है तो ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। अब हमारे पास आती है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, यानी कि इंपॉर्टेंस के लिहाज से थोड़ी सी बात कर लें। ट्रांसपायरेशन को हम लोग नेसेसरी इविल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो इसलिए कि ये हार्मफुल प्रोसेस भी है लेकिन ये अनअवॉइडेबल है, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, और तो ये हार्मफुल भी है। किस केस में हार्मफुल है, वो इस सेंस में है कि अगर तो ड्रॉट वाली कंडीशन है या फिर हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका हुआ है डेसिकेशन की वजह से, विल्टिंग की वजह से, फिर क्या होगी, डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इन केसेस में ट्रांसपायरेशन को हम लोग नेसेसरी इविल कहते हैं। ड्रॉट का मतलब होता है कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, और सीरियस डेसिकेशन का मतलब यही है कि खुश्क होना जिसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। विल्टिंग का मतलब होता है मुरझा जाते हैं और फिर डेथ अल्टीमेटली हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इम्पोर्टेंस के लिहाज से बात करें, ट्रांसपायरेशन एक बहुत ज़्यादा नेसेसरी भी है,
क्योंकि ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करती है जिसे हम लोग ट्रांसपायरेशनल पुल कहते हैं। इसने असल में क्या करना होता है, इसने वाटर और सॉल्ट्स को जो रूट से हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं ना, इसने उसी में उनकी कंडक्शन में हेल्प आउट करना होता है ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए थ्रू आउट, जो प्लांट की जो पार्ट्स होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा ये आ जाता है कि वाटर जब हमारे पास ट्रांसपायरेट करता है, हमारे पास जो वाटर प्लांट की सरफेस से वाटर ट्रांसपायर करता है, तो उससे क्या होता है कि प्लांट की बॉडी में भी थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर तो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा वार्म अप है। ठीक है, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है। अब मैं आपको ये बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, जिसमें हम ये सबसे पहले तो डेफिनेशन आती है और हमारे पास लॉस किस तरह से होते हैं, ये पूरा एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मेटल ट्रांसपायरेशन अलग से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। Roughly 90% of the water that enters a plant is lost via transpiration. यानी कि 90% हमारे पास जो वाटर का लॉस होता है वो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से होता है। फिर हम लोगों ने ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखी है, जिसमें गार्ड सेल्स की मदद से होती है सारा प्रोसेस, कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये भी मैंने आपको पढ़ा दी कि किस तरह से हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। फैक्टर्स आते हैं जिसमें टेम्परेचर आता है, एयर ह्यूमिडिटी है, एयर मूवमेंट है, लीफ सरफेस एरिया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस देखी है, जिसमें ट्रांसपायरेशनल पुल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास जो हम लोगों ने आज स्टडी किया है ये ज्यादातर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए है। लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक नहीं है। ठीक है, ज्यादा इम्पोर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए ही है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में कोड लिंक दिया हुआ जो कि प्रोडक्ट स्टोर है, आप वहां पे जाएं। कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।